आज की क्लास में सभी का स्वागत है। पिछले दिनों हम पढ़ा रहे थे सामाजिक अनुसंधान की सर्वेक्षण पद्धति। सर्वेक्षण पद्धति के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बताएंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण की प्रक्रिया कैसे की जाती है और सामाजिक सर्वेक्षण कितने तरह का होता है। सामाजिक अनुसंधान में हम सामाजिक सर्वेक्षण को कैसे संपादित कर सकते हैं, यह बहुत जरूरी होता है कि हम सर्वेक्षण करने के पहले उन सारी प्रक्रियाओं पर बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन और मनन कर ले। कोई भी पद्धति हम उपयोग करते हैं, अगर उस पद्धति में हमारे पास जानकारी नहीं है तो फिर वो स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं। तो इसलिए जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। तो जब हम सामाजिक सर्वेक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। पहला हमारा क्या होगा? पहला होगा सर्वेक्षण का आयोजन। हम सामाजिक सर्वेक्षण ये कहां आयोजन कर रहे हैं, किस क्षेत्र में हम अनुसंधान करने जा रहे हैं, हमारे उत्तरदाता कौन है, इन सब की जानकारी हमें लेना होगा। तो जो सबसे पहला उद्देश्य होता है सामाजिक सर्वेक्षण प्रक्रिया का, पहला प्रक्रिया होती है उद्देश्य का निर्धारण, डिटरमिनेशन ऑफ पर्पज। हम जो सामाजिक सर्वेक्षण कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? हम किसके लिए सामाजिक सर्वेक्षण कर रहे हैं? किसी अनुसंधान के लिए कर रहे हैं या किसी नीति के मूल्यांकन के लिए कर रहे हैं या कोई समस्या आ गई है उस समस्या की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? हम पीएचडी के लिए कर रहे हैं या किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं या अपने ज्ञान के परिमार्जन के लिए कर रहे हैं? हम किसके लिए सामाजिक सर्वेक्षण कर रहे हैं, इन चीजों की जानकारी हमें होना चाहिए। तो अनुसंधानकर्ता का जो पहला उद्देश्य होता है वो अपने सामाजिक सर्वेक्षण की प्रक्रिया के उद्देश्य का निर्धारण करना कि हम ये सामाजिक सर्वेक्षण जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। जैसे भी जनगणना शुरू होगी और जनगणना में जो सर्वे होगा वो सर्वे एक तरह से नेशनल सर्वे होगा, राष्ट्रीय सर्वेक्षण होगा और पूरे हिंदुस्तान में एक साथ एक निश्चित तिथि में यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो उसका उद्देश्य क्या है? पिछले 10 वर्षों में बढ़ी हुई जनसंख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना और जनसंख्या के जो विभिन्न घटक हैं उन घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, अर्थात बच्चे कितने हैं, नए बच्चे कितने आए, हमारी जनसंख्या में कितनी औसत वृद्धि हुई है, हमारा जनघनत्व कितना बढ़ा है, हमारे गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ी है, शहरों की जनसंख्या कितनी बढ़ी है, वर्किंग लेबर्स कितने बढ़े हैं, हमारी साक्षरता कितनी बढ़ी है। इन सारे छोटी छोटी जानकारियों में सूक्ष्म विवेचन का मूल उद्देश्य इस जनगणना का होता है। तो उद्देश्य का निर्धारण, डिटरमिनेशन ऑफ पर्पज, यह हमारी पहली प्रक्रिया होती है। और दूसरी प्रक्रिया क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ सर्वे कमेटी, सर्वेक्षण समिति का निर्माण। एक सर्वेक्षण समिति बनती है, अर्थात
उस सर्वे में, उस सर्वेक्षण में कौन कौन लोग रहेंगे, उसका मॉनिटरिंग कौन करेगा, उसको कंडक्ट कौन करेगा, डाटा फीडिंग कौन करेगा, डाटा एनालिसिस कौन करेगा। ये बहुत ही बड़े पैमाने पर जब ये जनगणना होगी तो इसमें एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर के जो सेंसस कमिश्नर है और जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, सबकी सहभागिता इसमें बढ़ेगी। तो दूसरा, हम सर्वेक्षण समिति का निर्माण करते हैं, एक फॉर्मेशन करते हैं कि मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न डाटा कलेक्शन से लेकर के और जो हायर लेवल की जो मॉनिटरिंग है वो कौन करेगा। इसके लिए हम पूरा का पूरा एक कमेटी बनाते हैं, एक समिति बनाते हैं, और वो समिति समय समय पर इन सारी चीजों को बारीकियों से देखेगी। कोई समस्या आती है तो ये समिति बैठ करके उसका हल निकालने का प्रयास करेगी। तो सर्वेक्षण समिति का निर्माण भी करना जरूरी होता है अगर हम बहुत ही व्यापक पैमाने पर सर्वेक्षण कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा छोटा सर्वेक्षण है, छोटा सर्वेक्षण का मतलब कि किसी एक गांव का सर्वेक्षण है, किसी एक समूह का सर्वेक्षण है, किसी एक वार्ड का सर्वेक्षण है, किसी एक शहर का सर्वेक्षण है, तो उसको हम स्वतः कर सकते हैं। फिर उसमें कोई कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं होती। यह भी हमें ध्यान देना है कि उसमें कोई कमेटी बनाने की आवश्यकता फिर नहीं होगी। तो सर्वेक्षण समिति का निर्माण वहां होता है जहां बहुत ही बृहद पैमाने पर सर्वेक्षण किया जाता है। फिर तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया, सर्वेक्षण क्षेत्र का निर्धारण। अब हम सर्वे कहां करेंगे, हमारे सर्वेक्षण का क्षेत्र क्या होगा? जब जनगणना होगी तो एक गांव, अगर गांव बहुत बड़ा है, कई टोला में विभाजित है, 12-14 टोला में विभाजित है, और एक निश्चित समय में हमें इसे संपादित करना है, तो हो सकता है वहां 2-3 सर्वे दल आ जाए। लेकिन अगर छोटा गांव है तो वहां पर एक ही व्यक्ति होगा। तो हम ये सर्वेक्षण, चूंकि जनगणना का जब सर्वेक्षण होता है तो पूरे हिंदुस्तान में होगा। कुछ जगह जहां मौसम प्रतिकूल होता है उन इलाकों को छोड़ करके बाकी पूरे गांव में यह सर्वे होगा। तो उन छोटे छोटे, अगर छोटे गांव हैं तो वहां एक सर्वेक्षण करने वाला होगा, अगर बड़े गांव हैं या बड़े शहर हैं तो यहां कई सर्वेक्षण करने वाले होंगे, क्योंकि हमारी जो निश्चित समयावधि है उस समयावधि में हम अपने कार्य का संपादन कर लें। तो हर सर्वेक्षणकर्ता के को उसको अलॉट कर दिया जाएगा कि ये इस गांव में आप जाएंगे, इस गांव में आप जाएंगे, इस गांव में आप जाएंगे, इसकी सीमाएं ये तो हो गया बड़े क्षेत्र में। लेकिन अगर हमें छोटा सा अनुसंधान करना है, छोटा सा कार्य करना है, तो हम किसी गांव का ले सकते हैं, किसी कॉलेज का ले सकते हैं, किसी शहर का ले सकते हैं, किसी वार्ड का ले सकते हैं। ये जो है हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, ये हमें निर्धारण करना पड़ेगा कि हमारा क्षेत्र क्या है, हमारे सर्वेक्षण का क्षेत्र कहां है, जहां हम तथ्यों की प्राप्ति करेंगे और उत्तरदाताओं से बातचीत करेंगे। फिर अगला स्टेप आता है अध्ययन पद्धति का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ स्टडी मेथड्स। मेथड्स बहुत जरूरी होता है। कोई भी हम सामाजिक अनुसंधान करेंगे, सामाजिक अनुसंधान में पद्धतियां बहुत जरूरी होती। पद्धतियां अगर सही नहीं होंगी, हमारे टूल्स सही नहीं होंगे, तो ये ठीक उसी तरह से होगा जैसे एक अनाड़ी डॉक्टर किसी मरीज का परीक्षण कर रहा है और उसको दवाइयां लिख दिया है और उसको रिएक्शन कर गया है या उसके लिए बहुत ही खतरा हो गया है। तो अनुसंधान करता अगर टूल्स नहीं जानेगा, मेथड्स नहीं जानेगा, तो फिर वो सर्वेक्षण पद्धति को संपादित कैसे करेगा? तो हमें जो मेथड्स हमारे हैं
कि हम इंटरव्यू शेड्यूल का प्रयोग कर रहे हैं या क्वेश्चनर का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम साक्षात्कार करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, तो हमें इंटरव्यू शेड्यूल का प्रयोग करना पड़ेगा। तथ्यों के चुनाव के लिए, तथ्यों के कलेक्शन के लिए, और इंटरव्यू शेड्यूल उसको बनानी पड़ेगी, साक्षात्कार अनुसूची बनानी पड़ेगी। साक्षात्कार अनुसूची और प्रश्नावली दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हालांकि आज जो गूगल क्वेश्चनर है वो भी बहुत तेजी के साथ सर्वेक्षण में काम आ रहा है। हम गूगल में जाते हैं, एक फॉर्म जनरेट करते हैं, उन प्रश्नों की एक श्रृंखला जो होती है, उन प्रश्नों को हम बनाते हैं जो प्रश्न हमारे अध्ययन के लिए आवश्यक हैं, और फिर उनको हम भेज देते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यह होती है गूगल क्वेश्चनर की कि हमको डाटा बहुत जल्दी मिल जाता है। उत्तरदाता उस लिंक को खोलेगा, उसको भरेगा, और वो लिंक, वो डाटा हमारे पास आ जाएगा या अनुसंधानकर्ता के पास जाएगा। जैसा अभी आपको हम स्टूडेंट ट्रैकिंग लिंक दिए थे एक, और एक लिंक अभी फिर से दी जाएगी जहां पर ये सारी चीजें, इन चीजों को फिर से आपको भरना होगा। तो जितने छात्रों ने भरा है सबकी डिटेल्स जानकारी हमारे पास आ गई, और छात्रों ने बहुत ही गंभीरता के साथ उसको भरा है। कुछ ने जरूर उसमें हंसी मजाक किया है, लेकिन ऐसे लोग कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे उनका दृष्टिकोण हमेशा नकारात्मक ही रहेगा जो सकारात्मक नहीं सोचते। तो हमेशा इस चीज का ध्यान हमें रखना होगा कि हमारे मेथड्स क्या है, हमारी पद्धतियां क्या है। अगर हम छोटा सा एरिया है, छोटा सा गांव है, वहां पे जा रहे हैं, तो हमारे पास प्रिंटेड एक अनुसूची होगी, साक्षात्कार अनुसूची होगी। हम डोर टू डोर जाकर के तथ्यों को प्राप्त करेंगे, वहां लोगों से प्रश्न पूछेंगे, उन प्रश्नों को जो जवाब होगा उनको हम लिखेंगे। तो ये सारे कामों को संपादन करने के लिए क्या जरूरी है? ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण बहुत ही अनिवार्य है। अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो हम कैसे कोई भी काम नहीं कर सकते। आप पढ़ना लिखना सीखे हैं तो वो भी एक प्रशिक्षण ही है। शुरू में आपको घर में ट्रेनिंग दी जाती है, स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है, आपके टीचर ट्रेनिंग देते हैं, आपके पेरेंट्स ट्रेनिंग दिए होंगे। तो यह प्रशिक्षण बहुत ही जरूरी है। हम गाड़ी भी चलाना सीखते हैं तो उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। तो ट्रेनिंग हमें सोशल रिसर्च में भी आवश्यकता होती है। और यह प्रशिक्षण सिर्फ हमें तथ्यों को किस तरह से भरना है उस भर के नहीं होती है, बल्कि हमें किस तरह से उत्तरदाता के साथ बातचीत करनी है, हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। जब हम किसी के पास जाएंगे और उनसे तथ्यों के बारे में पूछेंगे तो किस तरह से पूछेंगे, हमारा टाइमिंग क्या होना चाहिए जाने का। अगर उत्तरदाता सही जवाब नहीं दे रहा है तो किस तरह से उसको मनोवैज्ञानिक रूप से हमें प्रभावित करना है, और किस तरह से हमें अपना पेशेंस बनाए रखना है, अपना धैर्य बनाए रखना है। अगर धैर्य नहीं होगा तो कभी भी आप एक अच्छे अनुसंधानकर्ता नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। हम लोग खुद फील्ड वर्क किए, कई फील्ड वर्क किए हैं, और कई फील्ड वर्क करने में कई बार बहुत ही कड़वे अनुभव होते थे और ऐसा लगता था कि अब छोड़ दें, लेकिन नहीं, उन कड़वे अनुभवों को भी अच्छे अवसरों में बदलने का जो हुनर है वो एक अनुसंधानकर्ता के पास होना चाहिए। तो जब एक अनुसंधानकर्ता के पास ये गुण होगा तो निश्चित है कि वो फील्ड में जाकर तथ्यों का संकलन बहुत अच्छे से कर लेगा। तो इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो ट्रेनिंग देती है। जैसे अभी जब जनगणना शुरू होगी तो यहां जनगणना के जितने भी वर्कर्स होंगे, कार्यकर्ता होंगे, जो मॉनिटरिंग करने वाले होंगे,
जो डाटा फीड करने वाले होंगे, सबको प्रशिक्षित किया जाएगा, सबका प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे कि आप जब कोई चुनाव होता है, जब पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया, तो ईवीएम मशीन में बड़ी एक भ्रामक स्थितियां उस समय गांव में फैल गई थी, लोगों के पास फैल गई थी, कह रहे जो चाहेगा वही वोट दबा लेगा उसमें। तो इसमें ऐसा नहीं होता है। और उनके इस भ्रम को दूर करने के लिए गांव गांव जाकर के एक कैंप लगाया गया और ये दिखाया गया कि आप एक से ज्यादा वोट डालिए, कैसे पड़ेंगे। और जब उनको ये विश्वास हो गया, तब वो ईवीएम का प्रयोग करें। तो ट्रेनिंग दी जाती। जब हम कोई भी नई चीज लाते हैं, कोई नवाचार करते हैं, तो प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है। अब जैसे आज आप ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं, तो आपको प्रशिक्षण कोई ना कोई बताया होगा, दिया होगा कि कैसे आपको लिंक बनानी है, कैसे आपको ऐप को डाउनलोड करना है, या अपने आप सीखे होंगे किसी से पूछ करके। कुछ लोग तो बड़े इस माहिर होते हैं और वो सीख जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन दूसरे लोग होते हैं जिनको बताना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी बातों से लेकर के जब हम कोई बड़ा काम उठाते हैं तो ट्रेनिंग होती है, तो प्रशिक्षण अनिवार्य है। और फिर क्रिएटिंग अवेयरनेस इन सर्वे एरिया, सर्वेक्षण क्षेत्र में जागरूकता पैदा करना, यह भी एक प्रक्रिया है सर्वेक्षण प्लानिंग ऑफ सर्वे के अंतर्गत। जागरूकता कैसे? कोई भी, जैसे जब जनगणना होगी, जनगणना के लिए पहले बहुत सारे विज्ञापन होंगे, अखबारों में विज्ञापन होंगे, हर पंचायत को बताया जाएगा कि इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक वो अपने सारे गांवों में बता दें कि ये जो आएंगे वो जनगणना के कार्यकर्ता आएंगे और तथ्यों को संकलन करने के लिए आएंगे, पूछने के लिए आएंगे। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ जानकारी जो पूछे वो सब देते। तो एक जागरूकता भी है, एक अवेयरनेस क्रिएट करना होता है। हम किसी भी क्षेत्र में अगर अध्ययन कर रहे हैं, तो उस अध्ययन के पहले ये जागरूकता पैदा करना जरूरी हो जाता है। जैसा आपको बताया था कि जब ईवीएम मशीन का प्रयोग हुआ था, तो इस तरह से जागरूकता शिविर लगाए गए थे। अभी जैसे ये महामारी आई है, महामारी में वैक्सीन को लेकर के तरह तरह की भ्रामक की स्थितियां निर्मित हो रही है। कहते हैं कौवा कान ले गया, कान नहीं देखते हैं और कौवे के पीछे दौड़ पड़ते हैं। वही स्थितियां वैक्सीन को लेकर के हो रही है। जबकि वैक्सीन लगाने के बाद कोई कहता है वो बुखार आ गया, कोई कहता है कि उसको डेथ हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं खुद वैक्सीन लगवा चुका हूं और मैं उस चीज को देखा हूं। तो ऐसा नहीं है। तो ये इसलिए सरकार जगह जगह जागरूकता फैला रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप वैक्सीन लगवाइए। पहले इल्डरली जो हमारे बुजुर्ग थे उनको लगाई गई, और अब 18 वर्ष से जो उम्र के बच्चे हैं उनको भी 1 मई से लगाई जाएगी। तो सबको वैक्सीन लगवाना है, क्योंकि सबको अपनी जिंदगी प्यारी है। तो ये जो भ्रामकता है, जो एक र्यूमर, अफवाह है, उस अफवाह को फैलने से रोकने के लिए हमें जागरूकता पैदा करना जरूरी होता है। तो जब हम सर्वेक्षण करेंगे, ये भी सर्वेक्षण के बाद में होंगे, कितने लोगों ने इस गांव में वैक्सीन लगवाई और कितने लोगों ने नहीं लगवाई, ये भी एक सर्वे होगा। कितने छात्रों को वैक्सीन लगी है और कितने छात्रों को। अब जहां धीरे धीरे हो जाएगा, तो अगले वर्ष में 1 साल के अंदर तो फिर कॉलेज और इन सब में कैंपस लगेगा, सारे बच्चों को लगना शुरू कर देगा। अभी ये प्रक्रिया हो सकता है कि शुरू हो जाए, कि आने वाले समय में कॉलेज में कैंपस लग जाए, मोहल्ले मोहल्ले जैसे भी चल रहा है ये कैंप लग जाए और उस कैंप में सबको वैक्सीन लगाई जाए। तो ये जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी होता है। अगर जागरूकता नहीं फैलाएंगे, क्योंकि आज भी हमारे गांव में अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, एक फेटलिज्म, एक भाग्यवादिता है। वो कहते हैं चलो ईश्वर जो देगा, ईश्वर ठीक करेगा। ठीक है, ईश्वर को हम कोई दरकिनार नहीं कर रहे हैं, एक तरफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर कब करता है? जब आप अच्छे कर्म करोगे। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ ईश्वर कर देगा। तो ईश्वर के भरोसे एक आस्था करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। लेकिन अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो ईश्वर भी कुछ नहीं करेगा।
तो एक ये भी एक हमारे सर्वेक्षण प्लानिंग ऑफ सर्वे का जो अंतिम एक होता है सर्वेक्षण में जागरूकता पैदा करना। फिर दूसरा चरण आता है, उद्देश्य तथ्यों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा या तथ्यों का संकलन। उद्देश्य नहीं होगा, तथ्यों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब वो तो जो हमारा जो पहला स्टेप था, बता दिया आपको, प्रिलिमिनरी स्टेज था वो, कि हम कैसे क्षेत्र का निर्धारण करेंगे, किन लोगों से हमें तथ्यों को प्राप्त करना है, उनका निर्धारण कैसे करेंगे, प्रशिक्षण कैसे देंगे, किस क्षेत्र में जागरूकता कैसे फैलाएंगे। एक जो होता है वो उसका प्री प्लान होता है। जब कोई हम सामाजिक सर्वेक्षण करेंगे तो उसका वो प्री प्लान होता है। अब आ जाते हैं, जब ये सारा हमारा प्री प्लान संपादित हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा, तथ्यों का संकलन करेंगे। और तथ्यों के संकलन के लिए सबसे पहला क्या होगा, कॉन्टेक्ट टू रिस्पोंडेंट्स, जो हमारे उत्तरदाता हैं उनसे हम संपर्क करेंगे। उत्तरदाता हमारे शहर के हैं कि गांव के हैं, किसी संस्था के हैं, किसी समूह के हैं, किसी वार्ड के हैं। ये हमारा नेचर है कि हम हमारे अध्ययन का क्षेत्र क्या है और हमारे उत्तरदाता कैसे हैं। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, कौन है, किस को हमारे अध्ययन के विषय क्या है। कभी कभी होता है कि हम जो है हम सिर्फ बच्चों का अध्ययन करते हैं या बुजुर्गों का अध्ययन करते हैं या सिर्फ महिलाओं का अध्ययन करते हैं या छात्रों का अध्ययन करते हैं। यह निश्चित रहता है। जैसे अभी स्टूडेंट ट्रैकिंग जो होगा तो उसमें कोई दूसरा सर्वे नहीं कर लेगा, भाग नहीं लेगा। उसमें कौन करेगा, उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स ही भाग लेंगे, टीचर भाग नहीं लेंगे, टीचर वो डाटा नहीं भरेंगे, आपके पेरेंट्स भाग नहीं लेंगे, कोई गांव का दूसरा भाग नहीं लेगा, बल्कि स्टूडेंट से ही अपने उस क्वेश्चनर को, गूगल लिंक को खोल करके वो भरेंगे। तो उत्तरदाताओं से संपर्क। अब उत्तरदाताओं से संपर्क कई तरह का होता है। एक डोर टू डोर जा करके, हम डोर टू डोर गए। अगर जैसे जनगणना जब होगा तो हम हर घर में जाएंगे, जहां भी एक जनगणना का जो कार्यकर्ता है वो हर घर में जाएगा, गांव के हर घर या शहर के हर घर, वार्ड के हर घर में जाकर के तथ्यों का संकलन करेगा, सूचनाओं को प्राप्त करेगा और वो सूचनाएं फिर वो लिखेगा। तो और अगर मान लीजिए कि हमें एक छोटा सा सर्वे करना है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमें किसी गूगल लिंक से सर्वे करना है, तो हम एक लिंक बनाएंगे, उसमें वो सारे प्रश्न रहेंगे और उन सारे लोगों के पास भेज देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इस सर्वेक्षण में वही सम्मिलित हो सकते हैं जो कि जिनके पास एंड्रॉइड फोन होगा या जो भरना उसको जानते हैं। तो उत्तरदाताओं से संपर्क, तथ्यों के संकलन के लिए जो पहला दायित्व होगा, पहला कार्य होगा क्या, उत्तरदाताओं से संपर्क, ये हमारा होगा। फिर दूसरा, इंस्पेक्शन ऑफ वर्कर्स। जैसे आपको बताया था कि एक एसोसिएशन बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा। कोई भी हम जब अगर बृहद रूप से सर्वेक्षण काम कर रहे हैं तो उसकी एक संरचना बनेगी कि उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, उसका डाटा फीडिंग कौन करेगा और सबकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये होता है। तो कार्यकर्ताओं के कार्य का निरीक्षण, ये भी कि जिन वर्कर्स को हमने सर्वेक्षण कार्य में लगाया है वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कोई समस्या तो उनके सामने नहीं आ रही है, ये भी रहता है। तो ये इंस्पेक्शन भी करते हैं। पहले छात्र जब जाते थे किसी सर्वे में अपने पीएचडी करने, डॉक्टर डीएन मजूमदार का आपने नाम सुना होगा। तो डीएन मजूमदार जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी
मानव शास्त्र के बहुत सारे अध्ययन किए हैं और आप पढ़ेंगे सोशियोलॉजी में, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो जंगल या पहाड़ में बच्चों को भेजते थे कि जाओ इस यहाँ का सर्वे करके आना है, तो वो बिना कभी कभी अगर 1 हफ्ता 15 दिन बच्चे वहां गए हैं तो बिना बताए सूचित किए रात को या दिन को वो बच्चों के बीच पहुंच जाते थे। 50-100 किलोमीटर की दूरी खुद नाप करके बच्चों के बीच पहुंच जाते थे और बच्चों को बड़ा आश्चर्य होता था, बच्चों को बड़ी एक नई ऊर्जा मिलती थी। उस समय ऊर्जा इसलिए मिलती थी कि हमारा टीचर हमारे सामने आया, और अब उनको यह भी लगता था कि हम अगर मान लीजिए कहीं शिथिलता आ रही है तो फिर से वो एक मोबिलिटी उनके अंदर आ जाती थी, एक एनर्जी आ जाती थी, और उनको डर रहता था। उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेसर, बहुत सारे प्रोफेसर हो गए, रिटायर हो गए, मजूमदार साहब के जो स्टूडेंट्स हैं, अब तो बहुत सारे लोग, थोड़े ही बचे होंगे, नहीं बाकी रिटायर हो गए, जो संस्मरण सुनाते थे, बताते थे कि किस तरह से डिवोशन होता था टीचर का उस समय अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो वो निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते थे और ये भी देखते थे कि समस्या तो कोई नहीं है, हमारे बच्चों को हमने फील्ड में भेजा है, इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं है, खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, कोई बीमार तबीयत तो खराब नहीं हुई। एक बार कहते हैं किसी बच्चे को भेजा था और उसकी तबीयत खराब हो गई, जैसे ही मिला तो वो तुरंत जो है मेडिसिन लेकर के रात को 12-12:30 बजे उसके करीब 50 किलोमीटर दूर सुदूर जंगल में पहुंच गए। तो ये एक तरह से इन दोनों काम होता है इंस्पेक्शन में, कि हमारे बच्चे या जो कार्यकर्ता है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई अवरोध तो नहीं आया है, और दूसरा जो काम किए हैं उनमें उनको भी देखते थे कि इसमें कोई छूट तो नहीं गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो इंस्पेक्शन ऑफ वर्कर्स, ये कार्यकर्ताओं के कार्य का निरीक्षण भी जरूरी होता है। और फिर चेक द कंपाइल मटेरियल्स, संकलित सामग्री जो होगी, जो हमने तथ्यों को प्राप्त किया है, उसकी जांच भी होती है कि ये जो जांच है सही है कि नहीं है, ये गलत तो नहीं है, ये जो भरा गया है, तथ्यों को प्राप्त किया गया, ऐसा मनमानी तौर पर तो नहीं भर दिए। ये भी हमें ध्यान रखना था पड़ता है कि मनमानी तौर पर वो नहीं भर सकते। तो ये इस चीज के लिए, क्योंकि अगर कोई गलती है, कोई है, तो उसका पुनरावृत्ति हो सकती है, तो इसलिए संकलित सामग्री का निरीक्षण होना जरूरी होता है। तो ये तथ्यों का संकलन हो गया। तो 2 स्टेप हमारे हो गए। पहला स्टेप क्या हो गया, एक प्लानिंग हो गई कि हम सर्वेक्षण की प्लानिंग कैसे करेंगे, और दूसरा जब हमारी पूरी प्लानिंग हो गई तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, तथ्यों का संकलन हम कैसे करेंगे, फील्ड में जाकर के हम तथ्यों का संकलन कैसे करेंगे। अब तीसरा जो स्टेप आता है, एनालिसिस ऑफ डाटा, तथ्यों का विश्लेषण। तथ्यों का विश्लेषण हम कैसे करेंगे, तो पहले एडिटिंग टू डाटा, तथ्यों का संपादन करेंगे, अर्थात जो तथ्य हमने प्राप्त किए हैं, प्रश्नावली में गूगल क्वेश्चनर में हमने भरा, प्राप्त किया है, या इंटरव्यू शेड्यूल में प्राप्त किया है, उसको देखेंगे सही है कि कहीं छूट तो नहीं गया, कोई गलत तो नहीं है। कभी कभी होता है कि हम प्रश्नावली या कोई साक्षात्कार अनुसूची में को कोडिंग करते हैं कि ताकि गोपनीयता ये बनी रहे कि ये प्रश्नावली या ये साक्षात्कार अनुसूची किस घर से है, किस उत्तरदाता का है, उसका दूसरे को पता नहीं चलेगा। सिर्फ हमारे पास कोडिंग होगा, एक कोड नंबर होगा कि इस कोड नंबर का व्यक्ति मेरे पास, जैसे कॉपियां जांचती हैं, जब मूल्यांकन होता है कॉपियां, तो कॉपियों में रोल नंबर हटा दिया जाता है, उसको अलग से कोडिंग कर ली जाती है कि इस रोल नंबर का कोड नंबर ये है, ताकि पता न चले एग्जामिनर को और वो कोई बायस्ड या कोई पक्षपात न कर सके। तो ये भी होता है एडिटिंग ऑफ डाटा पर। तो तथ्यों का आप संपादन करेंगे, अगर कोई तथ्य छूट गया है, कोई गलत है, या कोई कहीं पे कोई परेशान दिक्कत आ रही है, तो फिर से जो है उसको प्राप्त कर सकता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, तथ्यों का वर्गीकरण, जो भी सामग्री है, जो तथ्य है,
उसका क्या है, क्लासिफिकेशन करेगा, अलग अलग करेगा। जैसे ज्वाइंट फैमिली में कितने हैं, इंडिविजुअल फैमिली में कितने हैं, मिक्स्ड फैमिली में कितने हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूं, संयुक्त परिवार में कितने लोग रह रहे हैं, एकाकी परिवार में कितने लोग रहे हैं, कितने विवाहित हैं, कितने अविवाहित हैं, उम्र क्या है, एजुकेशन क्या है, ये तरह तरह के जो अलग अलग तथ्य होंगे, इन सब के लिए जो है हम अलग अलग उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। और क्लासिफिकेशन के बाद उसके बाद टेबुलेशन करेंगे, सारणियां बनाएंगे, विभिन्न टेबल बना करके उनमें उनको रखेंगे। और अंत में क्या होगा, विश्लेषण एवं प्रतिवेदन लेखन होगा। हम विश्लेषण करेंगे। सबसे बाद जब तथ्यों का हमारा टेबुलेशन हो जाएगा, सारणीयन हो जाएगा, तब हम विश्लेषण उनको एनालिसिस करेंगे और रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हम तथ्य बताते हैं वो भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए, अतिरेकता नहीं होनी चाहिए, और कभी कभी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। अगर रिपीटिशन होता है हमारी भाषा में या तथ्यों में, तो फिर वो मजा नहीं आता है। तो रिपीटिशन भी नहीं होना चाहिए, यह भी हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जो है, जो हमारी प्रक्रियाएं होती हैं सामाजिक सर्वेक्षण की, अर्थात सर्वेक्षण द्वारा किस प्रश्न का हल प्राप्त करना है यह हमें जानना है। जनमत सर्वेक्षण के लिए किन प्रसंगों को लेना चाहिए यह भी हमें जानना चाहिए। जनमत मतलब जब पब्लिक के ओपिनियन हम लेते हैं किसी भी चीज पे, तो उस ओपिनियन को भी हमें जानना होगा। क्या इच्छित जानकारी को प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण सर्वोत्तम तरीका है, यह भी हमें समझना चाहिए कि जो हम जानकारी ये प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या सामाजिक सर्वेक्षण ही सबसे अच्छा तरीका है इसका, यह भी है। अध्ययन का परिणाम किसके द्वारा प्रयोग में लाए जाएंगे, यह भी हमें सुनिश्चित करना पड़ता है। और कभी कभी जो है बहुत बड़े जो प्लानिंग होती है, योजना होती है, सर्वेक्षण के लिए क्या हम ऑनरेरियम दे रहे हैं, एक तरह से मानदेय दे रहे हैं, यह भी एक जरूरी होता है कि हम कितना मान दे रहे हैं, कितनी धनराशि उपलब्ध है और कितना हम देंगे, यह भी जो है उस प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। क्या अध्ययन के लिए अन्य साधन भी उपलब्ध हैं, यह भी जो है हमें उस प्रक्रिया में सम्मिलित करना पड़ेगा। हमें तथ्यों की जानकारी कैसे प्राप्त की जाएगी, यह भी प्रक्रिया का एक आवश्यक पार्ट है। और सर्वेक्षण करने के लिए प्रशिक्षण हमने किस स्तर का दिया है, यह बहुत जरूरी होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं हमारे सामाजिक सर्वेक्षण की एक प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है सामाजिक सर्वेक्षण का प्रकार। सामाजिक सर्वेक्षण कितने तरह का होता है, यह भी हमें ध्यान देना है कि सामाजिक सर्वेक्षण कई तरह का होता है। पहला सामाजिक सर्वेक्षण क्या, सामान्य या विस्तृत सर्वेक्षण जिसे हम कहते हैं। सामान्य या विस्तृत सर्वेक्षण, इसकी हम पीपीटी नहीं बना पाए हैं, हम बना करके फिर आपको शेयर करेंगे। लेकिन ये आप लिख सकते हैं कि पहला सामान्य या विस्तृत सर्वेक्षण, इसका क्षेत्र विस्तृत तथा जनसंख्या विशाल होती है। जहां विशाल जनसंख्या होती है, बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, जैसे जो जनगणना हमारी होगी वो क्या होगा, विस्तृत जन सर्वेक्षण के अंतर्गत आएगा। अर्थात इसमें संपूर्ण समुदाय का अध्ययन किया जाता है और ये इकाइयां बहुत दूर दूर तक फैली होती है। जैसे मान लीजिए हमें किसी ट्राइब का अध्ययन करना है, कि हमें बैगा ट्राइब का अध्ययन करना है, हिंदुस्तान के बैगा ट्राइब्स का अध्ययन करना है, या हिंदुस्तान में घुमंतू ट्राइब जो है, जो घूमने वाली ट्राइब है, जनजातियां हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमती रहती हैं, कहीं स्थिर नहीं रहती हैं, उनका अध्ययन करना है, तो फिर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन जनजातियों के बारे में उन जनजातियों के बारे में हमें
पता लगाना पड़ेगा, और पता लगाएंगे तभी जो है वो उन तथ्यों को हम संकलन कर पाएंगे। तो ये सामान्य, इसको हम कहते हैं विशिष्ट सर्वेक्षण भी कर सकते हैं, सामान्य सर्वेक्षण करते हैं। जनरल एंड स्पेसिफिक सर्वे ये हमारा होता है। फिर दूसरा होता है जनगणना सर्वेक्षण। जनगणना सर्वेक्षण हर 10 वर्ष में होती है, जिसे हम कहते हैं सेंसस सर्वे, जिसको कहते हैं देश की जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों की गणना करना। जैसे 1991 में हुआ, फिर 2011 में हुआ, अब 2021 में होगा। 2021 में यह जनगणना होगी। तो यह जनगणना 2021 में होगी, तो उस समय जो तथ्य होंगे वो तथ्यों को जो है हम पता लगाएंगे, और वो तथ्य जो है जो भी आएंगे उन तथ्यों को हम पता लगा करके और फिर उस जनगणना को, आंकड़ों को हम कहां भरेंगे? अनुसूची में भरेंगे, और उस अनुसूची का फिर बाद में एनालिसिस होगा। तो ये जैसे 2021 में जनगणना शुरू होगी, वो जनगणना अब जैसे ये पैंडेमिक खत्म होता है या पैंडेमिक में कुछ कमी आती है, तो वो प्रक्रिया शुरू होगी, तो उसे हम जनगणना सर्वेक्षण या सेंसस सर्वेक्षण कहते हैं। फिर तीसरा एक होता है निदर्शन सर्वेक्षण। निदर्शन मतलब सैंपलिंग सर्वे, अर्थात जब सर्वेक्षण का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, तब इस विशाल भाग से प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव करना और इनका सर्वेक्षण करना निदर्शन सर्वेक्षण कहलाता है। अर्थात हम बहुत सारे लोगों का अध्ययन न करें, सारे लोगों का अध्ययन न करके कुछ लोगों का अध्ययन कर लिए। जैसे हिंदुस्तान में शिक्षकों की स्थिति क्या है या श्रमिकों की स्थिति क्या है, तो अगर हम जब श्रमिकों की स्थिति करेंगे, श्रमिकों का अध्ययन करेंगे, तो करोड़ों में श्रमिक होंगे। अकेले कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी 10 से 15 करोड़, 8 करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि उन सारे श्रमिकों का अध्ययन न करके अलग अलग क्षेत्र के कुछ श्रमिकों का अध्ययन कर लेंगे, और वो अध्ययन हम सारे श्रमिकों के ऊपर लागू करेंगे। अर्थात जब हम कोई पॉलिसी बनानी होती है, तो वो पॉलिसी बनाने के लिए हमें ऐसे अध्ययन करने पड़ते हैं, जिसको हम सैंपलिंग सर्वे कहते हैं। अर्थात हम पूरा का पूरा अध्ययन न करके, सारे श्रमिकों का अध्ययन न करके, हम कुछ श्रमिकों का अध्ययन करके वो करते हैं। फिर एक होता है सीमित सर्वेक्षण, विशिष्ट या सीमित सर्वेक्षण। विशिष्ट या सीमित सर्वेक्षण क्या है? इसके अंतर्गत किन्हीं विशिष्ट समस्याओं को लेकर किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जाता है। इस तरह इसमें समस्या तथा क्षेत्र दोनों ही सीमित होने चाहिए। अब जैसे हमें यह अध्ययन करना कि कोविड-19 का, ये जो कोरोना का प्रभाव है, वो किस शहर में ज्यादा है और किस शहर में कम है, दोनों चीजें। तो ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, उस कारणों को ढूंढना है, और कम है तो क्यों कम है, यहां पे उतना फैलाव क्यों नहीं हुआ, इन चीजों को भी देना है। तो दोनों स्थितियां होंगी, और ये एक सीमित सर्वेक्षण है, बहुत समय तक हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो कोविड जब तक रहेगा, उनके प्रभावों को जानने के लिए हम ऐसा अध्ययन करेंगे। तो किसी विशिष्ट समस्या को लेकर के जब हम एक ऐसे सीमित क्षेत्र में अध्ययन करते हैं, और उस क्षेत्र, उस अध्ययन से जो तथ्य प्राप्त होते हैं, उस तथ्य का फिर हम एनालिसिस करके रिपोर्ट निकालते हैं। तो इसको जो है हम इसको सीमित सर्वेक्षण भी कह सकते हैं। और एक होता है नियमित सर्वेक्षण, जिसे कहते हैं रेगुलर
और काम चलाऊ दोनों होता है। रेगुलर और एडहॉक सर्वे जिसे कहते हैं, नियमित और अनियमित। नियमित सर्वेक्षण जो होता है ये निरंतर चलता रहता है। जैसे रिजर्व बैंक का सर्वेक्षण, रिजर्व बैंक सर्वे कराता रहता है, क्या स्थितियां है, मार्केट क्या है, बाजार क्या है, ये उनका जो है चलता रहता है इस तरह से। तो रिजर्व बैंक का जो सर्वेक्षण होगा वो क्या होता है, वो बहुत सारी कंपनियां कराती रहती अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के कि ये प्रोडक्ट्स हमारा बिका है, कैसे बिका है, क्या कमी आई है इसमें, अगर उतना ज्यादा प्रोडक्शन हमारा ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया है, मार्केट में नहीं खप रहा है, क्या कारण है, हम कौन सी पॉलिसी लगाएं, कौन से बहुत सारे क्या होता है स्कीम बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। तो ये होता है नियमित सर्वेक्षण, बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह से चलाती रहती हैं। और अनियमित क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर किसी समस्या को लेकर के हमने सर्वे कर लिया और उस सर्वे को फिर हम स्टॉप कर दिए। तो ये दोनों चीजें होती हैं, नियमित और अनियमित सर्वेक्षण जो होती है वो दोनों चलता रहता है। फिर एक होता है सार्वजनिक सर्वेक्षण। सार्वजनिक सर्वेक्षण क्या होता है, इसके अंतर्गत वे सूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं जिनको किसी तरह गुप्त नहीं रखना है। बहुत सारे सर्वेक्षण ऐसे भी होते हैं कि जिनकी जानकारी गुप्त रखी जाती है, लेकिन जिन सर्वेक्षण को गुप्त नहीं रखना है वो सर्वेक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं, सार्वजनिक सर्वेक्षण होते हैं। तो इन सूचनाओं को जो है हम गुप्त नहीं रख सकते। तो ये सार्वजनिक सर्वेक्षण भी होते हैं। अर्थात हम कोई समस्या है और किसी समस्या को लेकर के हम सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, तो वो सर्वेक्षण सार्वजनिक सर्वेक्षण कहलाएगा एक तरह से, क्योंकि उसको गुप्त जानकारी उसको देना है। अगर वैक्सीन लगवाना है, वैक्सीन कितना प्रयोग हो रहा है, वैक्सीन कितना घातक है, कितना सही है, इसका जो हम सर्वेक्षण करेंगे तो वो एक गुप्त सर्वेक्षण नहीं होगा। अखबार वाले इस तरह से कभी कभी सर्वेक्षण कराते हैं, अखबारों में पत्रिकाओं में इस तरह ये ऐसे सर्वेक्षण होते रहते हैं। और कार्यवाहक सर्वेक्षण जिसे हम कहते हैं एडहॉक सर्वेक्षण, कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि जब किसी समस्या को लेकर शीघ्र ही तथ्यों की आवश्यकता पड़ जाती है, इसे हम एडहॉक सर्वे कहते हैं, कार्यवाहक सर्वेक्षण कहते हैं। जैसे अभी इस पैंडेमिक, इस कोरोना काल के अगर सर्वेक्षण को हम लेंगे, श्रमिकों की दशाओं को लेकर के, हेल्थ इस महामारी के प्रभावों को लेकर के, तो ये जो होगा सर्वेक्षण होगा वो एडहॉक सर्वेक्षण हो गया। फिर होता है गवर्नमेंट का भी होता है एक तरह से शासकीय और अशासकीय सर्वेक्षण, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल। जब शासन किसी योजना को चलाने के लिए, योजना के मूर्त रूप को देखने के लिए कि ये जो योजना हमने चलाई है, लाडली शिक्षा योजना हमने चलाई, ये कितना सफल हुई है, संबल योजना हमने चलाई है तो ये कितनी सफल हुई है, जो आवास योजना हमने चलाई है तो वो कितनी सफल हुई है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं। उन योजनाओं के मूल्यांकन के लिए कि इसमें क्या बदलाव लाया जाए, उस बदलाव को जानने के लिए भी जो हम सर्वेक्षण कराते हैं वो शासकीय सर्वेक्षण होते हैं। और अशासकीय सर्वेक्षण भी बहुत सारे संस्थाएं होती हैं जो कि गवर्नमेंटल नहीं होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल होती हैं, बहुत सारे एनजीओ होती हैं और ये एनजीओ भी सर्वेक्षण कराती हैं। तो वो जो सर्वेक्षण होगा वो नॉन गवर्नमेंटल सर्वेक्षण, उसको हम सर्वे कहेंगे। फिर तथ्यात्मक एवं अभिमत सर्वेक्षण, एक सर्वेक्षण और होता है, फैक्चुअल एंड ओपिनियन सर्वे। तथ्यों को जानने के लिए जब हम सर्वेक्षण करेंगे किसी भी समस्या के बारे में, दहेज प्रथा क्यों बढ़ रही है, इसके क्या कारण है, इन तथ्यों को जानने के लिए जब हम सर्वेक्षण करेंगे तो वो क्या होगा, तथ्यात्मक।
और ओपिनियन आपके विचार क्या है, विचारों को जानने के लिए। अगर हम ये विषय रख दें कि चुनाव मतपत्र के माध्यम से होना चाहिए या ईवीएम मशीन के माध्यम से होना चाहिए, ये हमको जानकारी लेना है, एक ओपिनियन पोल लेना है, तो क्या होगा उस समय। अगर हम इसको जानने के लिए लोगों से सर्वेक्षण कराएंगे, लोगों से जानेंगे, तो पता चलेगा कि हां मतपत्र से प्रयोग होना चाहिए या ओपिनियंस होना चाहिए। या हमें यह जानना है छात्रों में कि परीक्षाएं ओपन बुक से होने चाहिए या लिखित परीक्षाएं होनी चाहिए। और ये किसको सर्वे कराएंगे? छात्रों से सर्वेक्षण कराएंगे, छात्रों के अंदर यह जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर उसमें जो छात्र अपना ओपिनियन देंगे कि लिखित होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, या लिखित नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, इन सारे तर्कों का जो है एनालिसिस वो तो बाद में किया जाता है। तो ये भी जो है एक तरह से जो है हमारा सर्वेक्षण होता है। गणनात्मक और गुणात्मक सर्वेक्षण भी होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सर्वे। जब हम गुणात्मक और गणनात्मक पक्षों को जानना हुआ तो जो हम सर्वे करवाते हैं वो भी एक तरह से होता है। एक पायलट सर्वे होता है। पायलट सर्वे क्या होता है? पायलट सर्वे होता है जिसे हम अग्रगामी सर्वेक्षण कहते हैं। पायलट सर्वे होता है कि जब हम कोई विस्तृत, एक तरह से वो विस्तृत कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमें अध्ययन करना है, किसी भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट का अध्ययन करना है, तो हम सबसे पहले उससे पहले एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। माने एक बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में हमें अध्ययन करना है, तो विस्तृत क्षेत्र में अध्ययन न करने के पहले हम एक छोटे से क्षेत्र का चुनाव कर लेते हैं और उस छोटे क्षेत्र में हम सर्वे करते हैं। उससे जो रिजल्ट आते हैं, उससे जो परिणाम आते हैं, उस परिणाम को फिर हम लागू करते हैं दूसरे, तो जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को। तो इस तरह से जो है सामाजिक सर्वेक्षण के हमारे ये विभिन्न प्रकार हुए और इन प्रकारों को ने जो है से हम ये समझ सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण का कितना विस्तृत रूप है। अब कुछ चर्चा हम करेंगे सर्वेक्षण की सीमाओं पर। हम कोई भी अध्ययन पद्धति लागू करते हैं तो उसका कुछ लिमिटेशन होता है, सीमाएं होती हैं। वास्तव में सर्वेक्षण पद्धति द्वारा जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन नहीं हो सकता, यह भी समाजशास्त्रियों का मानना है। केवल विशिष्ट पक्ष को लेकर ही अध्ययन किया जा सकता है। तो जो इसका एक दोष यह है कि अगर हमें गुणात्मक पक्षों का अध्ययन करना है तो गुणात्मक पक्षों में यह अध्ययन पद्धति उतना प्रभावी नहीं होता है जितना गणनात्मक पक्षों के लिए होता है। और दूसरा क्या कि इसमें उन्हीं घटनाओं का अध्ययन होता है जो दृष्टिगोचर होती हैं, जो दिखाई दे रही हैं, जबकि अधिकांश घटनाएं क्या होती हैं? सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं और इमोशनल होती हैं, भावनात्मक होती हैं। बहुत सारी घटनाओं में हमारी भावनाएं प्रभावित होती हैं, तो उनका हम कैसे करेंगे? जैसे हमें डोमेस्टिक वायलेंस पे करना है, अध्ययन करना है, घरेलू हिंसा पे हमें अध्ययन करना है कि यह देखना है कि घरों में महिलाएं कितनी प्रताड़ित होती हैं, शब्दों द्वारा प्रताड़ित होती हैं, वो भी तो डोमेस्टिक वायलेंस में आ गया। पिटाई सिर्फ पीटने या उनको मारने पीटने ही भर नहीं, बल्कि शब्दों के द्वारा अगर प्रताड़ित होता है तो वो भी एक तरह से डोमेस्टिक वायलेंस में आ गया। तो ये क्या होती है? भावनात्मक होती हैं। अब इनको कैसे पता लगाएंगे? बहुत सारे ऐसे भी फैमिली मिल जाएंगे। जैसे एक ट्राइबल प्रोजेक्ट के दौरान हमने पिपराही और जड़कुड़ में ये पूछा था, जब कोश एक प्रश्न पूछा था कि क्या आपके पति आपके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार करते हैं, इस तरह से ये सब घरेलू हिंसा का एक रूप है? तो उनका कहना था ये तो हमारे जीवन के अंग है, इतनी नोक झोंक नहीं होगी तो फिर जीवन जीने का अर्थ ही क्या हो जाएगा? तो कहीं कहीं भावनाएं, जो इमोशंस होते हैं, वो इमोशन उन सारे मैंने इतना कहकर उन तथ्यों को वो नहीं बताना चाहती थी, वो टाल देना चाहती थी।
तो भावनात्मक पक्षों को लेकर के भी जो है ये समस्या आ जाती है हमारे सामने। और सर्वेक्षण की को पूर्णतया विश्वसनीय मान लेना भी उचित नहीं है। सर्वेक्षण भी व्यक्ति के संस्कारों एवं उसके व्यक्तिगत अभिमत से प्रभावित हो सकता है। हम ये मान लें कि नहीं, सर्वेक्षण जो है बहुत ही, जो भी तथ्य प्राप्त हो रहे हैं ये बहुत ही रिलायबल है, तो ये मान लेना भी बहुत एक तरह से दोष होगा इसका। और दूसरा एक और सबसे बड़ा दोष समाजशास्त्री मानते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण अधिक व्यय तथा समय साध्य होते हैं, अर्थात बहुत ज्यादा समय लगेगा, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। अगर हमें व्यापक रूप से सर्वे करना, जैसे अभी जनगणना जो सेंसस सर्वे होगा, वो बहुत ही इसमें पैसा लगेगा। तो इसमें भी हर आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। और कभी कभी क्या होता है कि तथ्य बदल जाते हैं। तो जब तथ्य बदल जाते हैं एक समय के बाद, अगर ज्यादा समय लग रहा है, तो फिर एक ये भी इसकी जो है एक कमी आ जाती है। और एक जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है कि सर्वेक्षण में वर्तमान घटनाओं का ही अध्ययन होता है, इसके द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन संभव नहीं है। यह प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करते हैं। इन सब प्रश्न चिन्हों के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण किसी नीति का मूल्यांकन करने के लिए, किसी समस्या को जानने के लिए, किसी तथ्यों के संकलन के लिए, नवीन चीजों के अभिमत जानने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण बहुत ही जरूरी होता है और बहुत ही कारगर होता है। कुछ अवरोध जरूर है, कुछ दोष जरूर है, लेकिन हम उन दोषों को दूर करके सामाजिक सर्वेक्षण को एक बहुत बहुत ही सामयिक और बहुत ही वैषयिक अध्ययन पद्धति हम इसे बना सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में आज हम इतना ही आपको